Hello everyone. Welcome again to Conceptual IS. So our today topic is metals, धातु. ठीक है? मेटल्स क्या होते हैं? आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेटल्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल की एंड डेली लाइफ में उसका यूज. प्रोसीड करते हैं. देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एलिमेंट क्या होते हैं. फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि एलिमेंट वो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है जिससे कोई सब्सटेंस बना होता है. तो अगर हमें एलिमेंट की स्टडी करनी है तो एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं. पहला आपका होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, तीसरा होता है मेटलाइट. ठीक. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेटल्स. मेटल्स क्या होते हैं? तो देखो, कोई भी एलिमेंट जो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके, उन्हें हम कहते हैं मेटल्स. कोई भी जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसे हम मेटल्स कहते हैं. जैसे हमारा एल्यूमिनियम और कॉपर मेटल हैं. फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम क्यों मेटल है? क्योंकि एल्यूमिनियम का आपका जो है एटॉमिक नंबर वो होता है 13. ठीक. अब देखो, KLMN के हिसाब से भरो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो ये 2n² से भराएगा. चैप्टर नंबर 2. तो ये कैसे भराएगा? पहले में इसके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. अब ये क्या करेगा? ये स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट बनने की कोशिश करेगा. मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. सिंस ये जो है, देखो, या तो ये यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, लेकिन थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 8 यहाँ हो सकते हैं, लेकिन इजी एल्यूमिनियम के लिए क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन लेना या 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, वो वही करेगा जो उसके लिए इजी हो. तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, इसलिए एल्यूमिनियम आपका 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा. और ये एल्यूमिनियम क्या है? इसने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, है ना, ऑक्टेट बनने के लिए. तो एल्यूमिनियम ने फॉर्म किया पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये क्या है? मेटल है. पीरियोडिक टेबल, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो राइट कॉर्नर में जो एलिमेंट होते हैं उनको छोड़ के सारे के सारे मेटल्स होते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखो, किसी भी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? पहला होता है फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट में क्या होते हैं? मेटल्स जो होते हैं वो हमारे जनरली हार्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. देखो, मेटल्स क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं, कुछ मेटल्स को छोड़ के, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम. लेकिन अगर आप आयरन देखते हो तो आयरन क्या होता है? हार्ड होता है. लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या सारे मेटल हार्ड होते हैं? नहीं. अगर एग्जाम में ये आ जाए कि ऑल द मेटल्स आर हार्ड, क्या सारे मेटल जो हैं आपके धातु कठोर होते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल में हमारा लिथियम Li, सोडियम Na और पोटेशियम, ये क्या है? ये सॉफ्ट होते हैं नेचर में. देखो, हर एक मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड की तरह बिहेव करता है. क्या सारे मेटल होते हैं? नहीं. मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. मेटेलिक लस्टर, इसका मतलब ये है कि उनमें चमक होती है, जैसे सोना, गोल्ड. तो पहला तो फिजिकल स्टेट ये हो गया कि मेटल क्या होंगे? हार्ड होंगे. फिर क्या होगा? इन इनमें लस्टर होगा, जैसे गोल्ड. डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि हम मेटल को खींच के तार बना सकते हैं, जैसे कॉपर की तार होती है ना. मैलिएबिलिटी का मतलब ये है कि इसकी हम सीट्स बना सकते हैं. कॉपर की सीट होती है, आयरन की सीट होती है. तो बहुत सारे जो मेटल्स है क्या है? मैलिएबल हैं. इसका मतलब ये देखो, डक्टिलिटी का मतलब डक्टाइल, मतलब उसे हम वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं. मैलिएबिलिटी का मतलब उसकी हम सीट बना पा रहे हैं. इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी, तो अगर एग्जाम में ये आ जाए कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट या इलेक्ट्रिसिटी के, यस, क्योंकि ये क्या है? आयंस हैं. अब देखो, मेटल में अगर ये आ गया कि हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो आपका जो सिल्वर और कॉपर है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट का. और अगर कंपैरेटिवली लेड को देखा जाए और मरकरी को, तो वो पुअर कंडक्टर हैं हीट के. मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली हाई होता है. और लेकिन क्या सारे मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? नहीं. गैलियम और सीजियम 2 मेटल हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. ठीक है.
टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। अगर हमें ये आ जाए एग्जाम में कि मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का हाईएस्ट होता है, विच अमंग द फॉलोइंग, और उसमें टंगस्टन है ऑप्शन में, तो टंगस्टन मार के चले आना। सोनोरिटी, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल सोनोरस होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब मेटल को आप ऐसे खटखटाते हो तो वो क्या है, आवाज करते हैं, है ना। छूने पे या पीटने पे वो क्या होते हैं, आवाज करते हैं। तो हमने मेटल की प्रॉपर्टी देख ली कि पहला मेटल क्या है, हार्ड है, उसमें लस्चर है, डक्टाइल है, उसको वायर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मैलिएबल है, इलेक्ट्रिक और थर्मल कंडक्टिविटी है, जिसमें टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, मेटल सोनारस है। ठीक, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की। तो मेटल जो है बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो पहला हम देखेंगे कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे होगा। तो जितने भी मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे एक हमने लिया कॉपर, कॉपर क्या है, मेटल, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया तो इसने कॉपर का ऑक्साइड बनाया। इन द सेम वे इफ यू टेक एल्यूमिनियम देन इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं इन नेचर में। हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था। तो मेटल के जो ये जो ऑक्साइड बने हैं इनका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। बेसिक नेचर होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो बेसिक नेचर होने के लिए ये स्ट्रांग बेस से होना चाहिए। और मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करता है बोथ एसिड एज वेल एज बेस के साथ। ये देखो आपका पूछा गया है बीपीएससी 2022 में। एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि अगर वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है और प्रोड्यूस करता है साल्ट और वाटर को, तो इसे हम क्या कहते हैं, एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो कौन कौन से एम्फोटोरिक ऑक्साइड होते हैं, जनरली एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटोरिक होता है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है आपका Al2O3, जिंक का ऑक्साइड ZnO। एंड थर्ड क्या होते हैं मेटल की प्रॉपर्टी में कि ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा होगा कि सॉल्युबल का मतलब क्या है, पूरी तरीके से घुल रहा है, इनसॉल्युबल घुल नहीं रहा। तो मेटल के ऑक्साइड्स क्या हैं, जनरली इनसॉल्युबल हैं। और कुछ जो है वो वाटर में फॉर्म होके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड, और उस हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। जैसे हमने ये ले लिया मेटल ऑक्साइड, ये कह रहा है कि 2Al2O3 है, ये इनसॉल्युबल है वाटर में, लेकिन अगर कुछ तो इसमें इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ, जैसे मान लो हमने कॉपर का ऑक्साइड लिया या Al2O3, तो अगर हम इनको पानी में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करते हैं, CuOH के ट्वाइस को फॉर्म करते हैं, और इस हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। ठीक है। मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन। तो अगर आपका एग्जाम में ये आ जाएगा कि मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, तो जनरली मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, मेटल देखो जब भी मेटल जो है वो पानी के साथ क्रिया करेगा तो मेटल के ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। जैसे देखो पहला तो इसने ये कहा कि मेटल जो है, कोई हमने मेटल लिया उसने वाटर के साथ क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जैसे कैल्शियम एक मेटल है, उसे हमने वाटर से रिएक्ट करवाया तो मेटल ऑक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन बना। अब देखो कौन कौन से मेटल हैं जो वाटर के साथ तेजी से रिएक्ट करते हैं। तो पोटेशियम आपका, पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम आपका Na, और कैल्शियम होता है Ca। ये क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग मेटल है, ये कोल्ड वाटर के साथ जो है वो वायलेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक। दूसरा ये है आपका कि ये जो कैल्शियम है वो जब वाटर के साथ क्रिया करता है तो जो हीट इवॉल्व होती है, अ, पहला तो ये है कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है। तो पहले हमने ये देखा कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है वो कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ लेस वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है। ओके। और इसमें
चूंकि इस रिएक्शन में क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है, लेकिन ये इतनी हीट नहीं इवॉल्व होती है कि फायर उससे लगे। उसके पहले हम देख रहे थे कि हीट का इवोल्यूशन क्या होता है, तेजी से होता है, लेकिन कैल्शियम अगर वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हीट उतनी सफिशिएंट नहीं होती है। इसमें से देखो एल्यूमिनियम आपका, आयरन और जिंक ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। पहला तो हमने देखा कोल्ड के साथ क्या रिएक्ट करता है, और स्टीम के साथ कौन कौन से रिएक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, और वो फॉर्म क्या करेंगे, मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसमें से कौन कौन से हैं जो वाटर के साथ क्रिया नहीं करते हैं, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेड, लेड को पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर और सिल्वर और गोल्ड आपका, ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो कैसे, अगर जो हमारा रिएक्टिव मेटल है वो रिएक्ट करेगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, ये साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर समझने के लिए ये हो कैसे रहा है, तो देखो ये कह रहा है कि मेटल्स, तो सबसे पहले हम एक मेटल लें, है ना, तो हमने ले लिया एल्यूमिनियम का सॉलिड, ठीक है, और फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, तो डाइल्यूट करने के लिए याद करो, एसिड के लिए H पॉजिटिव होना चाहिए, डाइल्यूट के लिए उसका एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए, तो हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब ये बनेगा साल्ट, किसका साल्ट बनेगा, एल्यूमिनियम का साल्ट, Al2SO4 का थ्राइस। साल्ट कैसे बनता है, जब एसिड और बेस जब जोड़ते हैं तो भी साल्ट बनता है, प्लस 3 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये रिएक्शन होती है जब हमने मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया, एल्यूमिनियम को H2SO4 से, तो ये H2 क्या है, ये गैस है, तो ये रिलीज हो जाएगी और फिर ये आपका एल्यूमिनियम का साल्ट बनेगा। अब देखो चूंकि नाइट्रिक एसिड जो हमारा है उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होता है वो स्ट्रांग होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन गैस को नहीं इवॉल्व करेगा जब मेटल के साथ ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर हम नाइट्रिक एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। लेकिन अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो वो ऑक्सीडाइज करेगा हाइड्रोजन का। देखो इसमें पहले जैसे हमने बताया कि चूंकि नाइट्रिक एसिड की जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो क्या है, स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो वो हो जाएगा वाटर बनेगा, और खुद जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो रिड्यूस हो जाएगा, किसमें रिड्यूस हो जाएगा, वन ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो इसके ये है नाइट्रोजन की ऑक्साइड। ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो कौन कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं, पहले हम देख रहे थे कि रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और साल्ट बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर हम नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक के साथ तो ये क्रिया कर रहे हैं, लेकिन हम नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं तो मेटल उसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, उसकी स्ट्रांग टेंडेंसी है, तो वो हाइड्रोजन, जो हमारा हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा और खुद रिड्यूस होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन कुछ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कुछ मेटल रिएक्शन करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ और इवॉल्व करेंगे हाइड्रोजन गैस को। अब देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, तो जैसे हमने लिया कोई एक मोर रिएक्टिव मेटल लिया आयरन, और उसको हमने लिस रिएक्टिव मेटल कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया, कॉपर सल्फेट का ये है एक्वस सोल्यूशन, तो चूंकि जो आपका आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को रिप्लेस करेगा, और कॉपर को रिप्लेस करके इसका ये जो SO4 है वो ले लेगा, इसलिए ये बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर। और ये देखो ये एरो आपका रिप्रेजेंट करता है प्रेसिपिटेट को, है ना, चैप्टर नंबर, इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था। अब देखो हमें ये कैसे पता कि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसके लिए एक होती है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है कि मैटर को उनके हम डिक्रीजिंग एक्टिविटीज के क्रम में रख दें कि वो कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, उनका रिएक्टिव नेचर कितना तेज है, तो इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज कहेंगे मेटल्स के।
ये आपको जरूर याद रहना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि मेटल्स रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। तो देखो कौन कौन से मेटल हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं पे हाइड्रोजन किसी के साथ है तो ये मेटल्स क्या हैं, ज्यादा रिएक्टिव हैं, ये मेटल पहले रिप्लेस करेंगे। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन को एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेड, पीबी, हाइड्रोजन। ये जो मेटल हैं ये आपके हाइड्रो ये जितने मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। और इनका ये रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। और कौन कौन से मेटल हैं जो आपके कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, वो है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। लेस रिएक्टिव वाला याद कर लो, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है, लेस रिएक्टिव में है। ओके, चलो अब देखो कह रहा है कि अब हमें ये देखना है कि मेटल्स पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, पाए जाते हैं हमें देखना है। तो देखो अर्थ, हमको पता होगा कि स्ट्रक्चर का अर्थ कैसा होता है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो अर्थ, ये जो बाहरी परत होती है ये इसकी होती है क्रस्ट, ठीक है। इधर से मेंटल होता है और फिर आउटर कोर होता है, फिर इनर वाला क्या होता है, कोर होता है, इनर कोर होता है। तो ये जो अर्थ का क्रस्ट है ये मेजर सोर्स होता है मेटल्स का। तो क्या केवल अर्थ के क्रस्ट में मेटल पाए जाते हैं, नहीं, सी वाटर में भी कुछ टाइप के मेटल्स होते हैं। अक्रेंस ऑफ मेटल कहाँ होता है, अर्थ के क्रस्ट में होता है और सी वाटर्स में, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो साल्ट में भी वो मेटल पाए जाते हैं। और यही एलिमेंट्स या कंपाउंड जो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल। अब देखो पहले तो मेटल्स जो हैं वो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, अब वो एलिमेंट या कंपाउंड जो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं उन्हें हम मिनरल कहते हैं। और जिस मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं कन्वेनियंस के हिसाब से, उसे हम कहते हैं ओर्स। तो इसका मतलब ये है कि जिस मिनरल से हमने मेटल निकाल लिया वो ओर है, तो इसका मतलब सारे के सारे जो ओर हैं वो मिनरल हैं, लेकिन हर एक मिनरल ओर नहीं होगा। जनरली जो आपके मेटल्स हैं वो अकर करेंगे इन द स्टेट ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड एंड सल्फेट। इसका मतलब ये है कि मेटल क्या है, जैसे हमने एल्यूमिनियम लिया तो वो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जा रहा है, सल्फाइड के फॉर्म में Al2SO4 पाया जा रहा है, कार्बोनेट CaCO3 के फॉर्म में, हैलाइड्स के फॉर्म में, मतलब हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है, सल्फेट्स के फॉर्म में पाया जा रहा है। सल्फाइड और सल्फेट अलग अलग होता है, सल्फेट में SO4 हो गया, सल्फाइड में SO3। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, नहीं देखो यहाँ पे जैसे ये सल्फेट और सल्फाइड अलग लिखा है, ठीक है, तो ये तो है SO4, ये तो है सल्फर के कंपाउंड है, लेकिन जो आपका सल्फेट है वो होता है SO4 डबल नेगेटिव, और जो आपका सल्फाइड है वो होता है H डबल डबल नेगेटिव। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कैसे, अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स कंसंट्रेशन। आखिर ओर से मेटल को हम कैसे निकाल रहे हैं, तो देखो मेटलर्जी की जो प्रोसेस होती है, ये मेटलर्जी की जो प्रोसेस होती है इसके माध्यम से हम ओर से प्योर मेटल को निकाल सकते हैं। तो अगर एग्जाम में ये आ जाए कि मेटलर्जी की जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, तो ये रिडक्शन की प्रोसेस है, ठीक है। अब पहला हम देखेंगे कि मेटल अगर लो रिएक्टिविटी का है, तो हमने लिया सिनेबार। सिनेबार क्या होता है आपका, मरकरी सल्फाइड, और उसको हमने एयर से रिएक्ट करवाया। तो जो आपका मरकरी सल्फाइड है ये आपका एयर से रिएक्ट करके बनाएगा मरकरी ऑक्साइड और 2 सल्फर के ऑक्साइड। फिर ये जो मरकरी का ऑक्साइड है ये बनेगा मरकरी लिक्विड प्लस ऑक्सीजन। तो ये कह रहा है देखो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी की मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज में वेरी, देखो ये कह रहा है कि मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में बहुत अनरिएक्टिव है, तो इन मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं हमने लिया, हम ऊपर देखा था कि मरकरी क्या है, मरकरी उतना रिएक्टिव मेटल है नहीं, तो इनका ऑक्साइड जो है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं बाई इनको गर्म करके। तो पहले हमने देखो मेटल हमारा किस फॉर्म में पाया जाता है, जनरली हमने ऊपर देखा था कि मेटल मान लो सल्फाइड के फॉर्म में पाया गया, तो हमने
जनरली मेटल सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मान लो कि मरकरी को हमें निकालना है, ठीक है, तो मरकरी अगर सल्फाइड के फॉर्म में पाया गया तो हमने क्या किया, मरकरी को गर्म कर दिया। गर्म करने का मतलब होता है एयर, उसको एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना। तो ये जब एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन किया मरकरी सल्फाइड ने, तो इसने बनाया मरकरी ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक प्लस SO2 सल्फर का ऑक्साइड। अब ये जो हमारा मरकरी का ऑक्साइड बना, इसको हमने गर्म कर दिया, ठीक, तो ये मरकरी का ऑक्साइड बना। अब इसको हमने गर्म किया तो ये हमारा प्योर मरकरी बना और ऑक्सीजन गैस है, रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। ये जो मरकरी गैस है ये हमने निकाल लिया। तो पहले तो हमने मेटल ऑफ रो रिएक्टिविटी को ऐसे निकाला उसके ओर से। अब मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, तो मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल होते हैं, आप ऊपर जाओगे तो उसमें जो मेटल है आयरन, जिंक, लेड और कॉपर, ये क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव है। देखो देखते हैं यहाँ पे, ये है ना आयरन, जिंक, कॉपर, ठीक है, तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव हैं। तो ये यूजुअली प्रेजेंट होते हैं एज अ सल्फाइड या कार्बोनेट्स। कार्बोनेट का मतलब है कि इनके साथ CO3 लगा रहता होगा, सल्फाइड्स का मतलब है कि H2 लगा रहता होगा। तो ये जो सल्फाइड या कार्बोनेट है, इनको हम पहले कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड्स में, ठीक, कि अगर कोई मेटल जो है सल्फाइड या कार्बोनेट में है, मान लो कैल्शियम है, वो कार्बोनेट के फॉर्म में है, तो अगर हमें कैल्शियम को निकालना है तो पहले हम इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्साइड में अगर हमने इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया तो फिर ऑक्साइड से मेटल को निकालना ज्यादा इजी है ना। तो फिर सल्फाइड को कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में, कैसे, बाय रोस्टिंग, एंड फिर कार्बोनेट को कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में बाय कैल्सिनेशन। तो देखो सल्फाइड को ऑक्साइड में जो कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है उसे रोस्टिंग कहते हैं, और कार्बोनेट को ऑक्साइड में जो कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है उसको कैल्किनेशन कहते हैं। और फिर जब हमको जो मेटल ऑक्साइड मिला, कि हमने इस प्रकार से जो मेटल ऑक्साइड बनाया है, इसे हम रिड्यूस कर देंगे करस्पॉन्डिंग मेटल में। और ये प्रोसेस कैसे होता है, 2 स्टेप में। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा जो थियरी लिखी थी। पहला ये है कि रोस्टिंग। तो देखो अगर कोई सल्फाइड का ओर है, ये है सल्फाइड का ओर, ठीक है, अगर हमें इसमें से मेटल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो ये जो ओर है ये होगा आपका ओर कॉपर का। कॉपर का ये जो सल्फाइड ओर है ये कॉपर का ओर है, तो इसको पहले हमने गर्म किया, ठीक, एयर का सप्लाई दिया और गर्म किया किसी भी टेम्परेचर पे जो इस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम है। तो ये क्या बनेगा आपका ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बना, आयरन का ऑक्साइड बना, 2SO2 बना। अब देखो कॉपर के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालना इजी है कि नहीं, है ना, ऊपर में हमने पढ़ा था आयरन के ऑक्साइड से आयरन को निकालना इजी है। दूसरा क्या होता है, कैल्सिनेशन। तो इसमें जो है, जो हमें ओर है, हीटिंग ऑफ ओर, जैसे कि अगर जिंक जो है ओर के फॉर्म में, जिंक जो मेटल्स हैं वो जनरली कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं ओर के रूप में। तो मान लो जिंक, अगर जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में है तो इसको हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन में विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर गर्म करेंगे। तो यहाँ पे हवा नहीं है, वहां पे सल्फाइड में था तो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस दे रहे थे, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं है तो ऑक्सीजन है नहीं। तो कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड ओर के लिए जनरली वो था सल्फाइड ओर के लिए, और यहाँ पे जनरली कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड ओर के लिए हम कैल्सिनेशन का यूज करते हैं। तो हमारा जो सब्सटेंस है ये बनेगा रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में, और इस ऑक्साइड को हम, ये जो मेटल ऑक्साइड है इसे हम यूज करेंगे मेटल में, अभी देखेंगे कैसे। और ये आपका CO2 गैस तो वायुमंडल में चला गया। अब देखो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, तो जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो हम लोग ऊपर देख रहे थे, तो उसमें जो मेटल्स होंगे हाई, जो ऊपर होंगे वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो उनको हम नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे कार्बन या एनी अदर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। क्यों, अगर वो ज्यादा, कोई भी मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो ऑक्सीजन से उतनी तेजी से बंधा रहेगा। इसीलिए इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ETC। अब देखो जो हमने इस प्रोसेस से, कैल्सिनेशन की प्रोसेस है और रोस्टिंग की प्रोसेस है, इससे जो हमने ऑक्साइड बनाया था, इससे हम मेटल ऑक्साइड से मेटल को बना कैसे रहे हैं। तो पहला स्मेल्टिंग की प्रोसेस, इसमें हम क्या करेंगे कि मेटल ऑक्साइड का जो, मेटल ऑक्साइड जो हमने
तो मेटल ऑक्साइड को हम मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड हमें मिला, जैसे लेड मेटल ऑक्साइड है, ठीक, तो इसको इसके जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर मेल्टिंग पॉइंट पे हम इसे गर्म करेंगे और इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे हो गया यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन, ठीक, तो कार्बन को कोक के फॉर्म में लेके हमने गर्म किया और अब क्या है कि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी उसमें जो मेटल बीच में होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपका लेड ऑक्साइड रिड्यूस होके बना लेगा मोल्टेन लेड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। फिर सेकंड ये है कि ऑक्साइड ऑफ मेटल जैसे क्रोमियम और मैग्नीज है, इनको हम रिड्यूस कैसे करेंगे? बाय एल्यूमिनियम। तो क्रोमियम का ऑक्साइड है, इसने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बना लिया प्लस 2Cr। देखो ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ पे क्रोमियम रिड्यूस कैसे हुआ है, रिड्यूस्ड हो रहा है ना। तो आपने देखा था कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में क्या था, ऑक्सीडेशन में हमने देखा था या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा था या इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। अब देखो यहाँ पे क्रोमियम में क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि क्रोमियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे है एल्यूमिनियम, तो क्रोमियम जो है ये आपका चला जाएगा फ्री स्टेट में, मतलब इसके पास अब इलेक्ट्रॉन की एक भी कमी नहीं है। और ये आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, जिसको हम जो है अब एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से एल्यूमिनियम निकाल लेंगे। ऑटो रिडक्शन क्या होता है, कोई भी मेटल जो लो है एक्टिविटी सीरीज में, तो इन मेटल के ऑक्साइड को हम रिड्यूस करेंगे मेटल में बाय हीटिंग अलोन। देखो ऑटो रिडक्शन में ये कह रहा है कि जो भी मेटल एक्टिविटी सीरीज में लो होते हैं तो उनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, अगर वो एक्टिविटी सीरीज में लो है और हाइड्रोजन से कम एक्टिव है तो उनके ऑक्साइड्स को हम गर्म करेंगे तो वो H2O बना लेंगे और मेटल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो हमको डायरेक्टली मेटल प्राप्त हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड में कैसे हम ओर से मेटल बना रहे हैं कि जो भी मेटल एक्टिविटी सीरीज में हाई पे हैं तो उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जैसे हमने देखा सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, तो उनके ऑक्साइड को हम रिड्यूस करेंगे इस प्रोसेस से। तो देखो इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि जैसे हमने कोई मेटल ले लिया, इसमें से सोडियम, ठीक, तो इस मेटल का साल्ट हम बनाएंगे, तो मान लो इस मेटल का साल्ट बना, Na के साथ हमने Cl जोड़ दिया तो NaCl बना। अब NaCl का हम मोल्टेन फॉर्म लेंगे और फिर इसको इलेक्ट्रोलाइज्ड करेंगे, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक करंट देंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट से क्या होगा, NaCl आपका 2 पार्ट में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो कैथोड पे आपका जाएगा, जो ये कैथोड है, चूंकि कैथोड क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की छड़ होती है, और Na पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कहाँ जाएगा, देखो रोटी की भूख होगी तो रोटी के पास जाएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, और कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन है तो ये कैथोड की छड़ के पास जाएगा, तो ये Na हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, रिडक्शन हो गई। इसी प्रकार एनोड है, तो एनोड पे आपका क्या जाएगा, क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एनोड के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्लोरीन गया, और क्लोरीन ने क्या किया, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन थे, एक Cl माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, 2 Cl माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो वो एनोड के पास गया और अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ ये Cl2 बन गया, और इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार से हमें देखो सोडियम यहाँ जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड से मिल गया। अब देखो रिफाइनिंग क्या होता है, अगर पहला तो हमने पढ़ा था स्मेल्टिंग क्या होता है ना, फिर रिफाइनिंग क्या होता है कि किसी भी मेथड से अगर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वो जो मेटल है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है, तो इस इम्प्योरिटीज से हम प्योर मेटल को अलग कर लें अंडर सुटेबल कंडीशन, तो इसको हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये डिपेंड करती है कि उस एलिमेंट का नेचर कैसा है और उसमें जो इम्प्योरिटी एसोसिएटेड है उसका नेचर कैसा है। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन जहाँ पे डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के थे, है ना, उस माध्यम से हम इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं। तो पहला तो आपका हो गया डिस्टिलेशन, जैसे जिंक, कैडमियम और
पारा आपका हो गया मरकरी, तो इसको हम डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर रहे हैं। क्यों? डिस्टिलेशन के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। लिक्वेशन जैसे टिन, मरकरी, लिड, इनको हम लिक्वेशन के माध्यम से अलग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के माध्यम से, देखो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम और लेड, इस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से ये अलग हो रहा है। अब देखो प्योर मेटल जो है वो कैथोड का काम करता है और इम्प्योर मेटल जो है वो एनोड का काम करता है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में। और जो आपका मेटल है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। जो जिस मेटल का हमने साल्ट बनाया, ऊपर हम देख रहे थे सोडियम का साल्ट बना, तो वो इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा था। अब देखो जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग का यूज हम कब करते हैं? जब हमें सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करना होता है और उस मेटल को जिसमें प्योरिटी बहुत ज्यादा हो, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरान, गैलियम, इंडियम, ये क्या है? सेमीकंडक्टर है। तो इनके लिए हम जोन रिफाइनिंग का यूज करेंगे। तो जोन रिफाइनिंग इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सॉल्यूबल होती हैं मोल्टेन स्टेट में रेदर देन इन सॉलिड स्टेट में। अब देखो वेपर फेज रिफाइनिंग क्या होता है? वेपर फेज रिफाइनिंग जो है वो कई प्रोसेस से होता है। मोल्ड प्रोसेस, वैन अर्कल प्रोसेस। तो इसमें क्या है, जो हमारा मेटल है पहले हम उसको वोलाटाइल कंपाउंड, वोलाटाइल कंपाउंड इसके पहले चैप्टर में मैंने बताया है क्या होता है कि तो यहाँ पे मोल्ड जो लिक्विड से वेपर बनने में कैपेसिटी रखे, ठीक। तो वोंड प्रोसेस, तो आपका मोंड प्रोसेस का यूज होता है निकिल बनाने में। निकिल चूंकि इम्प्योर होता है तो इसको हम क्या करेंगे कि कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे ताकि ये वोलाटाइल कंपाउंड में बने। और जब निकिल जो है कार्बन के ऑक्साइड के साथ क्रिया करके वोलाटाइल बना और स्टेबल बना, तो फिर हम इसको गर्म करके कार्बन मोनोऑक्साइड गर्म हो जाएगा, चूंकि ये गैस है तो निकल जाएगा और प्योर निकिल हम निकाल लेंगे। वैन अर्कल प्रोसेस का यूज होता है टाइटेनियम के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज होता है। तो जैसे टाइटेनियम है उसका, और आप उसको आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा दिया तो टाइटेनियम ऑक्साइड आयोडाइड बन गया। फिर उसको हमने 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया और प्योर टाइटेनियम निकल गया और आयोडाइड फ्री हो गया। क्रोमेटोग्राफिक मेथड, क्रोमेटोग्राफी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब डिफरेंट कंपोनेंट मिक्सचर के एब्जॉर्ब होते हैं तो उसको हम कैसे अलग करते हैं। देखो कोरोजन, कोरोजन का मतलब ये होता है कि किसी भी मेटल का जो है वो ऑक्सीडेटिव डिट्यूरेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मेटल है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और जिसकी वजह से क्या है, मेटल धीरे धीरे डिटोरेट हो रहा है। जैसे आयरन का रस्ट में बदलना, तो आयरन अगर हम आयरन रखते हैं इन ओपन एयर, तो आयरन जो है वो एयर से रिएक्ट करके Fe2O3 इंटू XH2O का यहाँ मतलब है कि एनी नंबर ऑफ H2O हो सकते हैं। तो ये क्या है कि आयरन आपका कोरोड हो जाता है, जिसके लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे थे, गैल्वेनाइजेशन, आयरन को रस्ट से बचाने के लिए। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर कैसे होता है, अगर सिल्वर पे आपके सल्फर की परत लगने लगती है, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, जैसे अगर आयरन आपका ओपन में है तो वो आयरन के ऑक्साइड बना रहा है, और ऑक्साइड अगर जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इससे मेटल क्या हो रहा है, डिटेरेट हो रहा है। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, अब देखो कॉपर हाइड्रोक्साइड, ग्रीन ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट, ये जो है बेसिक कार्बोनेट की परत अगर कार्बन या ब्रॉन्ज पे चढ़ रही है, तो देखो यहाँ पे भी जो है आपका कॉपर या ब्रॉन्ज पे क्या है, ऑक्सीजन आके जुड़ जा रहा है। तो या तो ऑक्सीजन कॉपर या ब्रॉन्ज पे आके जुड़ जा रहा है, या जो कॉपर या ये ब्रॉन्ज है आपका, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। तो ये भी क्या है, बेसिकली कोरोजन हो रहा है। तो आयरन में जो कोरोजन होता है उसे ही हम कहते हैं रस्टिंग, और इसी रस्टिंग को हम रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस फॉलो करते हैं। ये उनको समझ में आएगा जिन्होंने इसके पहले वाला चैप्टर देखा है। अलाय क्या होता है, देखो अलाय का मतलब ये होता है कि ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो से अधिक मेटल या एक मेटल और नॉन मेटल मिलके बना है। ये अलाय प्रिपेयर कैसे किया जाता है, मेटल को मोल्टेन फॉर्म में मिला के, और फिर हम उस मिक्सचर को कूल करेंगे। तो
प्योर गोल्ड क्या होता है? जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो प्योर गोल्ड होता है। अब देखो किसी भी अलॉय में अगर एक कंपोनेंट मरकरी होता है तो उसे हम कहते हैं अमलगम। अलॉय में हमने देखा है 2 मेटल हो सकते हैं, 1 मेटल, 1 नॉन मेटल हो सकता है। तो अगर मरकरी एक कंपोनेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं? अमलगम। सिल्वर अमलगम का यूज किया जाता है डेंटल फिलिंग में। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि डेंटल फिलिंग में दांतों की भराई में किस चीज का यूज होता है, तो सिल्वर अमलगम का यूज होता है। और देखो मतलब अगर अब जो ये अलॉय है हमारा, ये 2 मेटल या 1 मेटल और नॉन मेटल से मिला है तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? मॉडिफाइड होती है प्योर मेटल की तुलना में। ब्रास आपका किस किस चीज का अलॉय होता है? ब्रास जो है वो आपका कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है। ये आप नोट करेंगे कि ब्रास जो है वो आपका कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है। ब्रास का यूज कहाँ होता है? मेकिंग यूटेंसिल एंड डेकोरेटिव मटेरियल में, बर्तन बनाने में और साज सज्जा के सामान में। स्टील, स्टील भी आपका एलॉय है। तो स्टील आपका किस किस चीज का एलॉय है? आयरन और कार्बन का। और स्टील का यूज होता है बिल्डिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टूल्स में, शिप में, ऑटोमोबाइल में, अप्लायंसेस एंड वेपन में। स्टेनलेस स्टील, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टेनलेस स्टील आपका होता है स्टील प्लस निकल प्लस क्रोमियम। इसका यूज होता है यूटेंसिल में, सर्जिकल टूल्स में, आर्किटेक्ट में और ऑटोमोटिव और एरोस्पेस में। सोल्डर क्या होता है? देखो सोल्डर जो होता है वो लेड और टिन का मिश्रण होता है, ठीक है। तो क्योंकि सोल्डरिंग क्या होती है? सोल्डरिंग अगर हम 2 या 2 से अधिक मेटल को हीटिंग की प्रोसेस से जोड़ रहे हैं तो उसे हम सोल्डरिंग कहते हैं। और सोल्डर लेड प्लस टिन इसका एक एग्जाम्पल है। ब्रांज क्या होता है? कॉपर प्लस टिन। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता। ब्रास जो है वो आपका, ब्रास और ब्रांज कॉपर दोनों में कॉमन है, लेकिन ब्रास में क्या होता है? जिंक होता है। और ब्रांज में क्या होता है? टिन होता है। इसका भी यूज ऐसे क्वाइंस में, मेडल में, स्कल्पटर में और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में होता है, ठीक है। ये रटना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर एग्जाम में ये आ गया कि जर्मन सिल्वर में इसमें से क्या नहीं होता, तो जर्मन सिल्वर में याद रखना सिल्वर नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में क्या होगा? कॉपर होता है, निकल होता है, जिंक होता है। और इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, इसलिए इसका यूज हम टेबल वेयर में यूज करते हैं एंड प्लम्बिंग में यूज करते हैं। और चूंकि इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, निकल एंड जिंक, इसलिए इसका यूज होता है हीटिंग कॉइल्स में। इसी प्रकार से आपका दुरालुमीन होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जिसका यूज हम एयरक्राफ्ट में करते हैं। एल्निको, आयरन, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, जिसका परमानेंट मैग्नेट में यूज करते हैं। नियोक्रोम, नी क्रोम मतलब निकल है और क्रोम है, एम से मैग्नीशियम और ई से याद कर लो आयरन। तो निकल है, क्रोम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिसका यूज हम कर रहे हैं हीटिंग एलिमेंट में। मेटल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि बोट टाइटेनियम का, सॉरी, पहला ये है कि टंगस्टन, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और ये टंगस्टन प्रोड्यूस कहाँ से होता है? राजस्थान में देगाना माइन है, वहां से टंगस्टन प्रोड्यूस होता है। बल्ब में हमारे जो फिलामेंट होता है, ये बल्ब में जो फिलामेंट होता है ये किस चीज का होता है? टंगस्टन का, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और इस फिलामेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए हम इन एक्टिव नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस को फिल करते हैं इसमें। टाइटेनियम का यूज होता है बोट्स को बनाने में। क्यों? क्योंकि जो टाइटेनियम है ना उससे सी वाटर रिएक्ट नहीं करता है। जिरकोनियम जो हमारा होता है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। और न्यूक्लियर रिएक्शन में आपने देखा होगा कि यूरेनियम या प्लूटोनियम की कोई छड़ें होती हैं तो उस पे हम न्यूट्रॉनों की क्या करवाते हैं? बम्बार्टमेंट करवाते हैं। चूंकि जिरकोनियम जो है वो भी, उसके पास एबिलिटी है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसलिए हम इसका यूज न्यूक्लियर फर्नेस में करते हैं। क्रोमियम का यूज मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग प्रोडक्ट में होता है, जैसे ऑडियो कैसेट और वीएचएस टेप में होता है। फ्रेंसियम का यूज रेडियो एक्टिव लिक्विड मटेरियल, फ्रेंसियम जो है वो आपका वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है और क्या है? लिक्विड है, ठीक है। स्टेनस सल्फाइड आपका है, अगर एग्जाम में ये आ जाए कि मोजाइक गोल्ड किसे कहते हैं, तो आपका जो स्टेनस सल्फाइड है वो मोजाइक गोल्ड है।
एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चर में किसका यूज करते हैं? पैलेडियम का यूज होता है। जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक सेल होती हैं उसमें किसका यूज होता है? सीजियम का यूज होता है। ये नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो ह्यूमन स्टमक की एक्सरे टेस्टिंग होती है उसमें हम किसका यूज करते हैं? बेरियम सल्फेट का यूज होता है, ठीक है, क्योंकि बेरियम जो है वो एक्सरे का नाइस एब्जॉर्बर होता है, इसलिए ये स्टमक की क्लियर पिक्चर लेता है। पोटेशियम ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं हम? पोटेशियम ब्रोमाइड का। और गन पाउडर में प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट का यूज होता है। और बेकरी में किस चीज का यूज होता है? मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का। पर्ल ऐश किसे कहते हैं? एग्जाम में आ जाएगा। तो देखो मोती की तरह ऐश, ठीक है, तो इसको याद कर लो। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट को कहते हैं परलेस। और ओस्मियम क्या होता है? जो हमारा हैवीएस्ट मेटल अगर आ जाए एग्जाम में क्या होता है? तो ओसियम होता है। मार के आ जाना है। देखो आप में से जो भी आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा टॉपिक वाइज 100 टेस्ट पेपर है प्रीलिम्स के लिए, जिसमें आपको 100 पेपर्स मिलेंगे और एवरी पेपर कंटेन 5 क्वेश्चन एंड जो अवेलेबल है आपका वेरी अफोर्डेबल रेट में। और हर एक टेस्ट के बाद आपको मिलता है 1-to-1 जूम डिस्कशन, जहां क्लासेस अरेंज की जाएंगी और आप अपने डाउट रेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नॉन मेटल्स में। थैंक यू।